हेलो एवरीवन। टारगेट बैंक एग्ज़ाम 2024, जैसा कि आपको पता है 2023 के लगभग आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं एंड अब आपको 2024 पे टारगेट करना चाहिए। कैसे आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर आपको कम से कम 7 से 8 महीने चाहिए। उस तरह से हम तैयारी करेंगे एक अकॉर्डिंग। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट होता है कि क्या हम इसको 3 से 4 महीने में क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके बेसिक्स पहले से क्लियर हैं, आपकी इंग्लिश बढ़िया है, क्वांट्स भी आपकी लगभग ठीक है, आपने पहले थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके हैं आप, तो आप मेंस का 3-4 महीने में कर सकते हैं। बाकी चीज़ें भी, एग्ज़ाम भी चलते चलते 7 से 8 महीने हो जाते हैं। अभी देखिए, आपका जैन से लेके आपको कब तक टाइम है, जुलाई तक आपके पास टाइम है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले आरआरबी का एग्ज़ाम होता है, आरआरबी पीओ या क्लर्क के, तो हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर। मैं आपको इस स्ट्रैटेजी से बता रही हूँ कि किस तरह से आप बैंक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, कैसे मैंने अपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। मेरे 6 प्रीलिम्स एंड 5 मेंस क्लियर हुए हैं। 5 मेंस क्लियर हुए हैं। एसबीआई पीओ मेरा नहीं हो पाया, इसके अलावा मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं। एज अभी मैं आईबीपीएस पीओ काम कर रही हूँ। पहले मेरा आरआरबी पीओ में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन आईबीपीएस पीओ में जैसे ही दोबारा मेरा हुआ, देन फिर मैंने उसको छोड़ के आईबीपीएस पीओ को ज्वाइन कर लिया। कुछ हमें देना पड़ता है, जैसे अगर हम 2 साल से या 3 साल से पहले जॉब छोड़ते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है। अभी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले बैंक एग्ज़ाम क्या है। बैंक एग्ज़ाम क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं बैंक एग्ज़ाम्स, पीओ एंड क्लरिकल। 2 तरह के आपके एग्ज़ाम हो गए। इसमें देखिए, पीओ में 3 तरह के आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है, एसबीआई, आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल लेवल में भी सेम। तो हम अगर इस साल में माने 2024 में, तो कितने एग्जाम होंगे आपके पास, 6 एग्जाम देखने को मिलेंगे। 3 आपके पीओ लेवल के होंगे एंड 3 आपके क्लरिकल लेवल के होंगे। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। 7 महीने आपके एग्जाम्स चलेंगे। कैसे, अगस्त से लेके लगभग जनवरी से फेब तक आपके एग्जाम चलते हैं। 2025 तक ये एग्जाम चलेंगे, प्री प्लस मीन्स, बिकॉज एसबीआई का लास्ट में दिसंबर में जाके एग्जाम होता है। तो 7-8 महीने तैयारी करने के लिए और 7 महीने तक आपका एग्जाम चलेगा। अगर पीओ की बात करें तो ये ग्रुप ए की जॉब है, और क्लरिकल की बात करें तो ग्रुप सी की जॉब है। क्लियर। सैलरी की अगर हम बात करें तो पीओ में देखिए अच्छी खासी सैलरी मिलती है आपको। अगर ये देखिए, हमने एसबीआई पीओ का डाटा उठाया है तो इसमें बेसिक होता है आपका 41,960, जिससे आपके मंथली आपके 65K टू लेके 67K तक, मतलब 1,000 तक हो जाते हैं पैसे। यहीं पे आपके क्लरिकल लेवल की जैसे 19,000, लगभग आपके 20,000 तक बेसिक एंड 19,000 तक, 18 से 20 तक क्लरिकल लेवल की आपकी सैलरी हो जाती है। इसमें हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट भी होते हैं, वो एक अलग चीज़ें हैं। 2024 की आपको तैयारी करनी है। क्या गलतियां हुआ, क्या नहीं, कंप्लीट उनके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखिए। सबसे पहले बैंक एग्जाम 2024 में एग्जाम कब कब होंगे, तो जैसे आईबीपीएस का कैलेंडर आपको पता है, आउट हो चुका है। आरआरबी का एग्ज़ाम आप ये मान के चलिए कि जो आपका 8th मंथ होता है, जो अगस्त का मंथ है, उसमें आपका आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इनके प्रीलिम्स हो जाएंगे। एंड जो आपका 9th मंथ आएगा उसमें इन दोनों के मेंस एंड आईबीपीएस पीओ का क्लर्क आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद इनका मेंस होगा। सितंबर की अगर हम बात करें तो लास्ट में, नवंबर और दिसंबर के लास्ट में एसबीआई पीओ का प्री और मेंस कंडक्ट करवाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब देखिए, सबसे पहले पीओ एग्जाम के अंदर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 चीज़ें होती हैं। वहीं पे अगर हम क्लरिकल लेवल की बात करें तो प्री और मेंस ही होता है। देखिए, मैंने दोनों जगह लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट एंड सारा गेम यहीं पे है। तो क्लरिकल लेवल में तो मेंस हमारा फाइनल स्टेप होता है, तो सारा गेम आपका यहीं पे है। कैसे आप तैयारी कर सकते हो। पीओ में भी अगर आपका मेंस अच्छा है और इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं भी हुआ ना, देन भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ बनेगी, जो ओवरऑल आपके मार्क्स बनेंगे, वो मेंस और इंटरव्यू दोनों को ऐड करके बनेंगे। उसके बाद देखिए, इस एग्ज़ाम को दे कौन कौन सकता है, मतलब कौन बैंक एग्ज़ाम दे सकता है, जिसकी भी ग्रेजुएशन हुई है। पहले होता था एसबीआई में 60% नंबर का क्राइटेरिया, लेकिन अभी कुछ नहीं है। आपके अगर 60% से कम भी हैं, बस आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। चाहे कितने भी परसेंट नंबर से हो, आप ग्रेजुएशन में पास होने चाहिए, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
प्रीलिम्स देखिए 3 सेक्शन में 3 चीज़ें होती हैं, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। मैथ, जैसे अगर हम क्वांट्स की बात करें तो 35 क्वेश्चन होंगे 20 मिनट, रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन 20 मिनट, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 20 मिनट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम इनकी तैयारी की बात कर लेते हैं कि कैसे आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट है हमारा। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज क्वांट्स और रीजनिंग में आपको चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती हैं। इसमें अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको पता है कि ये रूल यहाँ पे रख रहा है, ग्रामर ये हो रहा है, हम इस मीनिंग का मुझे एंटोनिम्स एनोनिम्स सब पता है, तो आप लोग बहुत कम टाइम में 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक लैंग्वेज है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने जैसे कुछ टॉपिक सीख लिए, नहीं, ये एक लैंग्वेज है, तो इसको सीखना पड़ेगा। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरे 29 स्कोर किया मैंने IBPS PO में। कैसे? बिल्कुल भी इंग्लिश मेरी सही नहीं थी। रीडिंग, स्टोरी बेस्ड जितने भी आर्टिकल्स थे पहले तो वो पढ़ने की कोशिश की, कहाँ ग्रामर, छोटे मोटी जो लाइनें होती हैं जैसे जो हमें समझ में आ रही हैं उसमें ग्रामर कहाँ यूज़ हो रही है। फिर RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया, देन फिर न्यूज़पेपर पे मूव किया। ग्रामर के रूल्स पहले भी पढ़े, कुछ नहीं समझ में आया, फिर सिर्फ मैंने किए 120 रूल्स। निमिषा बंसल मैम के 120 रूल्स हैं, सिर्फ उनको पढ़ा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप मॉक टेस्ट कैसे सोल्व करने, कितने मॉक टेस्ट सोल्व करने, ये डाउट काफ़ी लोगों के दिमाग में होगा। जितने आप कर सकते हो, जितने आप कर सकते हो, मतलब जितना आपका स्टैमिना है आप जितने मॉक टेस्ट सोल्व कर सकते हैं इन 7 से 8 महीने में। मैंने 200 से 300 मॉक टेस्ट सोल्व किए हैं, सिर्फ इंग्लिश के बता रही हूँ मैं। इतने मैंने सेक्शन वाइज, मान लीजिए आप कंप्लीट मॉक्स कर रही हूँ तो भी उसमें मैं इंग्लिश के सेक्शन को काउंट करती हूँ, इतने मॉक टेस्ट। और किसी को ये लग रहा होगा कि इतने मॉक टेस्ट तो अवेलेबल ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? सिर्फ एक आप टेक्स्ट बुक उठा के देख लो, इसी पे आपको इतने सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे। कैसे? IBPS PO के अलग हैं, SBI PO के अलग हैं, IBPS क्लर्क के, SBI क्लर्क के, सबके 30 प्रीलिम्स के हैं, 10 आपको सेक्शनल वाइज मॉक मिल जाते हैं। इसके अलावा आप गाइडली का परचेज कर लीजिए, प्राइम मॉक, कोई भी आप मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे, मतलब स्मार्ट कीड़ा, प्रैक्टिस मॉक, बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, अड्डा के, जो भी आपको सही लगे, ओले बोर्ड, आप कुछ भी परचेज कर लीजिए। मैंने ज़्यादातर टेक्स्ट बुक से ही तैयारी की है, मेरा टेक्स्ट बुक, बिकॉज टेक्स्ट बुक का क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक कम से प्राइस में आपको काफ़ी सारा प्रैक्टिस का मटेरियल मिल जाता है, और मैंने ये सच में सोल्व किए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट मेरी रीडिंग और मॉक टेस्ट की वजह से ही लगती है इंग्लिश में। पहले मेरे साथ क्या होता था, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, अगर कोई चीज़ सही हो गई ना, मान लीजिए कि इंग्लिश में मैंने एक मॉक लगाया और उस मॉक टेस्ट में मेरे नंबर आ गए 12 नंबर आ गए, मैंने अटैम्प्ट किए थे 30 के 30, मेरे 12 से 13 नंबर आ गए। अब मुझे ये नहीं पता 30 करने के बाद कि ये 12 में से, मतलब मेरे 30 में से कितने ठीक होंगे। जब मेरे 12 नंबर आए तो मुझे ये नहीं पता था कि जो ठीक है वो क्यों ठीक है और जो गलत है वो क्यों गलत है। बस एक किस्म से तुक्का ही चल रहा था कि हाँ इसका ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर जब चीज़ों को सीखना शुरू किया ना, तब ये पता लगा कि अगर मैंने 27 भी अटैम्प्ट किए ना, तो मुझे ये आइडिया रहेगा कि 27 में से मेरे सारे के सारे सही हैं। एक आधा कोई जिसमें मुझे किसी का मतलब नहीं पता, किसी का एंटोनिम्स एनोनिम्स नहीं पता, उसमें 1-2 नंबर कट के मेरे 25 तो रह ही जाएंगे। जब तक इतना आपको ट्रस्ट ना हो ना, तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। अगली चीज़ करते हैं मैथ्स क्वांट्स के बारे में। क्वांट्स में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले तो एक मॉक टेस्ट दीजिए। एक मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं या फिर आप डाउनलोड कर लीजिए कोई PDF, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। 5 नंबर की सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन देखने को मिलेगी, 5 नंबर की नंबर सीरीज देखने को मिलेगी, 2 DIs मिलेंगी 10 नंबर की, 10 से 12 नंबर का अर्थमेटिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करना है, नंबर सीरीज, स्क्वायर्स एंड टेबल्स, इनको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज आपकी स्पीड यहीं से बनेगी। हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं कि सिंप्लीफिकेशन तो आती है, स्क्वायर भी आते हैं, टेबल्स भी आती हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, वहाँ पे आपकी एक एक सेकंड कीमती है। अगर आप हर एग्ज़ाम के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर अगर 2-2 सेकंड भी आप बचा रहे हैं ना, तो वो आगे जाके आपको इतना टाइम देंगी कि आप 1 से 2 अर्थमेटिक के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। यहीं पे टाइम बचाना है। देखिए सिलेक्शन स्टूडेंट्स का कैसे होता है, स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ऐसे नहीं होता कि किसके सारे टॉपिक्स क्लियर है, नहीं, किसकी स्पीड अच्छी है, बेसिक भी क्लियर है और उसकी स्पीड भी अच्छी है। क्योंकि हर इंसान को 20 मिनट ही मिलेंगी क्वांट्स में, हर स्टूडेंट को 20 मिनट ही मिलेंगी।
वो 20 मिनट में कैसे मैक्सिमम स्कोर करता है 35, वो कैसे स्कोर करता है 20 मिनट में। हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन में से 10-10 सेकंड, 12-12 सेकंड, 2-2 सेकंड बच रही हैं, तो लास्ट में उसको 5 से 7 या 4 मिनट उसकी बच रही है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की, वही आपको सिलेक्शन दिखाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अर्थमेटिक, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिक ही है। कैसे? प्रीलिम्स में तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही करेगा, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि डीआईज आएंगे अर्थमेटिक से रिलेटेड। अगर आप इन टॉपिक्स को एक साथ करते हैं ना, तो ये 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ST=D। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस बन गया, कितना काम किया उससे कंपेयर कर सकते हैं हम उसको। इन 6 टॉपिक्स को एक साथ कर लीजिए, लगभग आपको लगेगा कि आपका अर्थमेटिक कवर हो ही गया। अब ये दिमाग में डाउट है कि इनको करे कहाँ से, तो स्टार्ट करिए। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं कहाँ से, आप लोग जीरो बुकलेट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट आपको जीरो बुकलेट सोल्व करवाई हुई है, उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एंड उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पे मिलेगी। आप एक एक क्वेश्चन वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बुक आपको मैं बता रही हूँ, राकेश यादव सर की बुक है, बहुत बढ़िया बुक है राकेश यादव सर की, जिसमें से 1 से 2 चैप्टर मैंने आपको करवाए हुए हैं, बाकी आप लोग कर सकते हैं। वो है तो SSC के लिए, लेकिन उसमें 7 से 8 ऐसे टॉपिक हैं जो बैंकिंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक के 300 से 350 आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप आशीष अरोड़ा सर की बुक कर सकते हैं, क्वांटा। बहुत सारी बुक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने काफ़ी बुक्स में से पढ़ाई की है, बिकॉज मुझे एक टाइम ऐसा हो गया था कि मेरे बेसिक्स क्लियर हो गए थे, मुझे प्रैक्टिस के लिए टॉपिक चाहिए था। तो प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं? प्रैक्टिस मेरी होती थी मॉक टेस्ट से, या फिर मेरे को बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। तो आप लोग ऐसे ढूंढिए कि आपको जितने ज़्यादा आपको टॉपिक्स, अगर आपने मान लीजिए कि टाइम एंड वर्क भी पढ़ा है ना, तो कम से कम आप उसके 500 या 600 क्वेश्चन सॉल्व कर लो जहाँ से भी। अगर आपके पास 4 बुक्स हैं तो चारों के सॉल्व कर दीजिए जितने हो सके। जहाँ से आपको गूगल पे सर्च करिए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जितने मिल रहे हैं आप सोल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो चीज़ आपने सीख ली वो आपको अच्छी करनी है। अब हम बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग में देखिए टॉपिक्स कौन कौन से कर सकते हैं आप, यूट्यूब से कर सकते हैं, बुक्स में से पढ़ सकते हैं। एक बार सीख लीजिए इनइक्वालिटीज़ का क्या टॉपिक है। आपने इनइक्वालिटी सर्च किया, आपको जो भी वीडियो सही लगे आप लोग यूट्यूब से कर सकते हैं। मैंने मैक्सिमम चीज़ें यूट्यूब एंड बुक्स से की हैं एज़ कम्पेयर टू कोचिंग के कंपैरिजन में। आप लोग सेलॉक सीख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में बात पहुंच जाती है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में। किसी एग्जाम में तो आपको 20 से 25 नंबर के, अगर 35 नंबर की रीजनिंग आती है तो उसमें से 20 से 25 नंबर आपको पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी कर लो, जितनी हो सके उतनी कर लो। एक दिन में आप बना सकते हैं कम से कम 20 से 30 पजल्स हर रोज़ कर लीजिए। पजल्स का एक डर ही ख़त्म हो जाएगा आपके दिमाग से। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डर रहता है कि पजल स्टार्टिंग में उठा ली और अगर हमसे नहीं हुई तो क्या करेंगे, पजल लास्ट में की अगर हमने एग्ज़ाम में एंड वो पजल तो सोल्व हो गई लेकिन ऑप्शन टिक नहीं हुए तो क्या करेंगे, बहुत डाउट होता है। मॉक टेस्ट 200 से भी ज़्यादा आप रीजनिंग के मॉक टेस्ट सोल्व कर लीजिए। एक बार अपनी रीजनिंग आपने सीख ली ना, आपने बेसिक सीख ली, क्या इनइक्वालिटी, क्या सेलॉक्स है, कैसे ब्लड रिलेशन है, उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके। आपको एक बार आप रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 भी स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स में स्कोर करना डिफिकल्ट होता है 35 आउट ऑफ 35, लेकिन रीजनिंग में कर सकते हैं, बिकॉज आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जितना हो सके प्रैक्टिस करिए पजल्स की। एक टाइप की पजल से स्टार्ट करिए। अगर आपने लाइन बेस्ड पजल सीखी है ना, तो उसके कम से कम डेली 20-20 करके 100-200 आप पजल लाइन बेस्ड कर दीजिए। उसके बाद आप स्क्वायर वाली करिए, फिर आप रेक्टेंगल वाली करिए, फिर उसके बाद आप बाकी पजल्स कर सकते हैं, सर्कल वाली पजल्स कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, एक एक टाइप की उठा के करिए। उससे आपको मतलब दिमाग आपका कम कंफ्यूज होगा उसमें, एंड फिर आप बाद में जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी आप लोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जीके की। जीके कहाँ से पढ़नी है? सबसे पहले तो कहाँ से पढ़नी है और कितने महीने की पढ़नी है। अगर आप पढ़ते हैं 3 से 4 महीने की तो आपका 50 से 60% टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब इतने नंबर का जो एग्ज़ाम में आएगा वो आप कर सकते हैं सिर्फ लास्ट के 3-4 महीने में। अगर आप करते हैं उससे 6 से 7 महीने तक की तो आपका 90% सिलेबस खत्म हो जाएगा। मतलब 90% चीज़ें आपकी 6 से 7 महीने में आ जाती हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। सोर्सेज मैंने कौन से फॉलो किए हैं? मैंने स्टडी IQ से पढ़ा है, अफेयर्स क्लाउड से पढ़ा है। पहले मैं स्टडी IQ की वीडियोस देखती हूँ, देन फिर अफेयर्स क्लाउड के जो डेली बेसिस के क्विज होते हैं ना वो सोल्व करती हूँ। उसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिलते हैं।
इसमें क्या होता है, डेली आपको वीडियोस मिलेंगी, मंथली भी वीडियोस मिलेंगी। बेस्ट 300 जो बोलते हैं ना, उसकी 4 वीडियो मिलेंगी। एंड आपको 2 बैंकिंग अवेयरनेस के 7 से 8 क्वेश्चन तो डेफिनेटली होते हैं हर एग्जाम में, कईयों में तो 10 से 12 भी हो जाते हैं। हर महीने सिर्फ 2 वीडियोज़ आएंगी, 2 PDF आएंगे, सिर्फ उनको सोल्व कर लो, बैंकिंग अवेयरनेस के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट ईयर मतलब 2023 में क्या गलती हुई कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 से 3 साल से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनका क्या हुआ, वो कैसे अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए किन चीज़ों की क्या क्या गलतियाँ हुई। मेरे से तो पहली बार क्या क्या गलतियाँ हुई थी जिसमें मेरे प्री क्लियर हो गए थे लेकिन मेंस नहीं हुए। इसमें क्या डाउट था, देखिए 2021 में मेरे प्रीलिम्स क्लियर हुए बट मेंस नहीं हुए क्लियर, तो मेंस की तैयारी नहीं थी। जो टॉपिक वीक थे वो अभी भी वीक है, इसीलिए आपके नहीं हुए, 2023 में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। इंग्लिश में आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा कि सही हुआ तो क्यों हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ, बिकॉज उसको सीखा नहीं, सिर्फ हमने रटा है उसको। अर्थमेटिक के टॉपिक्स अच्छे से क्लियर नहीं किए, DI पे अच्छे से फोकस नहीं किया, मेंस लेवल की DI नहीं पढ़ी, मेंस में जाके ऐसे लगने लगा बस स्किप करते जा रहे हैं कि ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, कोई ईजी ढूंढते हैं। हमारी प्रीलिम्स पढ़ पढ़ के ये मेंटालिटी बन जाती है कि जैसे ही आपने प्रीलिम्स में क्वांट का सेक्शन खोला, सबसे पहले देखिए 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिंप्लीफिकेशन ढूंढते हैं कि पहले हम आसान चीज़ें करें। मेंस में भी वही होता है, लेकिन मेंस में कुछ भी आसान नहीं मिलता, सारा स्किप करके 50 क्वेश्चंस आप पहुंच जाते हैं दोबारा पहले से, फिर आप सोचते हैं कि सारे ही मुश्किल हैं तो आराम से सोल्व करते हैं। तो इस मेंटालिटी को भी छोड़िए। पजल्स पे फोकस नहीं किया होगा, मेंस लेवल की पजल्स नहीं पढ़ी, प्रीलिम्स की पढ़ी, स्पीड बढ़ाई लेकिन बेसिक क्लियर नहीं किए। GA की अच्छे से तैयारी नहीं की, बस 2-3 महीने की लास्ट की पढ़ ली, उनका भी अच्छे से रिवीजन नहीं किया। ऑप्शन आपको सारे ऐसे लग रहे होंगे कि सब देखे देखे लग रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दिया। कैलकुलेशन मीन जो प्रैक्टिस होती है ना हमारे, जो स्क्वायर की प्रैक्टिस हो गई, जो टेबल्स हो गई, मतलब मुझबानी आपको चीज़ें याद हो जाती है ना, 12 आठे कितना हो गया, 14 आठे कितना हो गया, 15 निमे, मतलब इस तरह से चीज़ें, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 95 का स्क्वायर कितना होता है, या फिर 45 का स्क्वायर क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में क्वेश्चन आते ही उसका आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन पे फोकस नहीं किया, इन्हीं सब गलतियों की वजह से 2023 में एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। आप इन गलतियों को छोड़िए, 2024 में आपको ये सब गलतियां नहीं करनी है। प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए एंड आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।